हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए D++ TGT SST की जो पोस्ट है उसमें एक सीरीज़ हम चला रहे हैं क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री की बुक को हम कवर करा रहे हैं और इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अगर इस क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री की बुक को देखना चाहते हैं तो हमने हर एक पार्ट वाइज हमने एक पार्ट में इसको तोड़ करके एक सीरीज़ चलाई है और उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले जो पार्ट था हमने पहले पढ़ा, इससे पहले भी हम कई पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया, उसका इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद भी हमने एक वीडियो और बनाई है जिसमें हमने फ्रांसीसी समाज किस तरीके से था 18वीं शताब्दी में, उसके बारे में बात की, ठीक है। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं उसी सीरीज़ में हम ये जो पार्ट है जीने का संघर्ष, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने जाना कि 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज था वो किस तरीके से, मतलब कैसा था, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था और वो किस तरीके से अलग अलग करों के तले दबा हुआ था, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज। पहला था कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, और तीसरे स्टेट में क्या थे, जो भूमिहीन मजदूर हुआ करते, भूमिहीन किसान हुआ करते थे और मजदूर थे, व्यापारी वगैरह लोग थे, वकील थे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के लोग थे तीसरे स्टेट के अंतर्गत जो कर चुकाया करते थे, ठीक है। पहले वर्ग जो कुलीन वर्ग था, दूसरा वर्ग जो पादरी वर्ग था, इन दोनों वर्गों को किसी भी तरीके का कोई भी कर पे नहीं करना पड़ता था। जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जो पूरी सम्राट व्यवस्था, पूरी साम्राज्य, फ्रांस साम्राज्य के अंतर्गत जो भी कर्जों का वहन था या फिर जो भी खाना खर्चा था वो तीसरे स्टेट के द्वारा जो कर चुकाया जाता था उसी के बेस पर वो मतलब वहन करते थे, ठीक है ना। तो सारी व्यवस्था किसके आधार पर चल रही थी, तीसरे स्टेट के द्वारा जो चुकाए गए कर के आधार पर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जीने का संघर्ष किस तरीके से 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो किस तरीके से जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देखिए, हमने पहले आपको बता दिया कि किस तरीके से लोग रह रहे थे 18वीं शताब्दी में। उसके बाद हम बात करते हैं जीने का संघर्ष, जिसमें हम आज के पार्ट को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आप सामने देखेंगे ये स्क्रीन पर फ्रांस की जीने का संघर्ष 1.1। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 एक सेकेंड 2.3 करोड़ थी, मतलब 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। जो फ्रांस की जनसंख्या थी 1715 में अगर हम बात करें तो उस समय पर कितनी थी, कुल 2.3 करोड़, ठीक है। लेकिन 1789 में जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो बढ़ करके कितनी हो गई, 2.8 करोड़, ठीक है। और उसी के बाद परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। देखिए, हमने शुरुआती अगर समय की बात करें, शुरुआत की जो वीडियो जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था तो हमने जाना कि 14 जुलाई 1789 के दिन एक बास्तील किले को ढा दिया गया। सम्राट अलग अलग तरीके से अत्याचार कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें हमें अब पता चलेंगी कि वो सारी चीज़ें क्यों घटी, ठीक है ना। तो देखिए, 1715 में कितनी थी जनसंख्या, 2.3 करोड़। उसके बाद 1789 तक आते आते कितनी होगी जनसंख्या, 2.8 करोड़, ठीक है। और साथ ही साथ क्या था, अनाज जो था, जो फ्रांस साम्राज्य में जो अनाज था उसके उत्पादन में, मतलब उसके उत्पादन में तो वृद्धि किसी भी तरीके की नहीं हो रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मांग में क्या हो रहा था, उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मुख्य खाद्य था, मतलब जिसको रोज़ाना के लिए खाने के लिए यूज़ करती थी फ्रांस की जनता, वो क्या थी, पाव रोटी, उसकी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होने लगी। भाई होती ही, क्योंकि जब अगर किसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं है, उसका प्रोडक्शन कम है और उसकी मांग तो ऑब्वियसली बात है कि तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, जो पाव रोटी थी उसकी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई। उसके बाद अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक
तय किया करते थे। देखिए किस तरीके से किसान दबा हुआ था और मजदूर दबा हुआ था, तीसरे स्टेट के लोग किस तरीके से दबे हुए थे फ्रांसीसी समाज में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें। देखिए मजदूर जो थे वो कारखानों में काम तो क्या करते थे, लेकिन उनकी जो मजदूरी थी वो कौन तय करता था, यहाँ के मालिक। देखिए हम कहाँ पर थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब देखिए लोग मजदूरी क्या करते थे कारखानों में, उत्पादन में वृद्धि हुई, मतलब उत्पादन में कमी हुई, लेकिन जो जनसंख्या थी वो 1715 से लेकर के 1789 तक जब टाइम आया तो उस समय पर जो जनसंख्या थी वो बढ़ी, लेकिन उत्पादन में उसके में वृद्धि नहीं हो पाई उस समय पर फ्रांस में। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हुआ, पाव रोटी की जो मांग थी वो और ज़्यादा बढ़ी और उसकी कीमतों में भी क्या हुआ, वृद्धि होने लगी। ठीक है, साथ ही साथ जो कामगार कारखानों में मजदूर जो थे वो काम वगैरह क्या करते थे, उनको भी उस महंगाई की दर के अकॉर्डिंग वो मजदूरी नहीं मिलती थी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अमीर और गरीब की जो खाई थी वो और चौड़ी होती गई। मतलब अमीर और अमीर बनता गया, गरीब और गरीब हो गया। ठीक है, उसके बाद स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। देखिए क्या होता था, जब फ्रांस की जनसंख्या तो बढ़ी 1715 से 1789 के बीच में, लेकिन उसी हिसाब से वहाँ के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई, और उसमें उत्पादन में जब वृद्धि नहीं हुई तो उस जो प्रोडक्शन उस समय पर था उसकी मांग में तेज़ी हुई, और जिसकी वजह से जो वहाँ पर जो मुख्य खाद्य था पाव रोटी, उसकी भी क्या हुआ, उसकी भी कीमतें जो थी वो बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप जो वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो मजदूर थे उनके साथ भी अत्याचार हो रहे थे। मतलब कि वो मजदूरी तो कर रहे थे कारखानों में, लेकिन उनके हिसाब से और महंगाई दर के हिसाब से वो मजदूरी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो जो मजदूर के जो कारखानों के मालिक हुआ करते थे वो उस मजदूरी को तय किया करते थे। ठीक है, और वो मजदूरी जो थे वो उस महंगाई की दर के हिसाब से नहीं थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ये जो रोजी संकट, ये जब सूखा पड़ जाता था, जब अकाल वगैरह या फिर सूखे की कंडीशन फ्रांस में आ जाती थी तो क्या होता था, ये स्थिति और ज़्यादा बदतर हो जाती थी। ठीक है, और ये ऐसे संकट 1789 से पहले, ठीक है, 1789 से पहले का जो समाज था उसे ही प्राचीन राजतंत्र का नाम दिया गया। ठीक है, हमने आपको अभी बताया, थोड़ी देर मतलब इससे पहले के पार्ट में बताया है। ठीक है, इसी ऐसे जो जीविका संकट थे वो काफ़ी बार आ चुके थे, मतलब फ्रांस में आम थे। ठीक है, तो इस तरीके का जो संघर्ष था वो 1715 से लेकर के 1789 के बीच में फ्रांस के समाज के अंतर्गत जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो भी वहन कर रहे थे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सम्राट भी थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा वगैरह चढ़ गया, जिसके हम कर्जा वगैरह चढ़ गया था, जिसको हमने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था। अगर आप इसी तरीके के पार्ट्स में अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर जाकर के उन पार्ट्स को देख सकते हैं, और उसके बाद हम आगे की पार्ट में बात करेंगे। एक सेकेंड, देखिए जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। देखिए मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें, मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद 1.3 वाला पार्ट है, इसको हम अगले पार्ट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, जीविका का संकट किस तरीके से उत्पन्न होता है, खराब फसल हो जाती थी। देखिए फसल खराब हो जाती थी और साथ ही साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, बट उसके हिसाब से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी, क्योंकि फसल खराब हो जाती थी। और जब फसल खराब हो जाती थी तो जो लोग प्रोडक्शन वाले थे वो अपनी कीमतों में तेज़ी कर दी, मतलब कीमतों को बढ़ा दिया करते थे। जब कीमतों को बढ़ा दिया करते थे तो साथ ही साथ उनकी मांग में भी वृद्धि हो रही थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। तो इसी वजह से जब कीमतें बढ़ जाती थी तो जिससे कि ये जो जीविका का संकट था वो उत्पन्न हो रहा था। महामारी वगैरह, या फिर ये आप ये सामने देख सकते हैं, पाव रोटी नहीं खरीद पाते थे गरीब, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे महंगाई दर के हिसाब से जो चीज़ें थी, जो उनकी मजदूरी थी वो नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। जो वहाँ पर उभर रहा था वर्ग, जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे, जो तीसरे स्टेट के लोगों में जो अमीर लोग थे वो किस तरीके से जो विशेषाधिकार थे, मतलब जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको हटाने के लिए मांगे बढ़ने लगी थी उस समय पर, जब ये संकट
फ्रांस में आ रहा था। ठीक है, उसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, ताकि जो वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की और NCERT उनके लिए मस्ट है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।